हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अंग्रेजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक वीडियो आ चुका है और इस कड़ी में ये सेकंड वीडियो है। और आगे हम इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें छूट गई थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरा इससे पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपके ये जो वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, उसको आप जिससे ठीक से समझ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, कोई ऐसा नाउन हो जिससे कोई निश्चित वेट, मेजर या डिस्टेंस का बोध होता हो, यानी वजन का, नाप का या दूरी का बोध होता हो, और वो सब्जेक्ट प्लूरल होने पर भी उसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। बिल्कुल आप देखें इसको कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कोई वेट बता रहा है या मीज़र बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है, और चाहे वो प्लूरली हो, लेकिन जो वर्ब यहाँ पर आने वाली है वो आपकी सिंगुलर नंबर में आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। जैसे 10 माइल्स, अब ये दूरी का मात्रक है, ये दूरी डिस्टेंस यहाँ पर बताई गई है 10 माइल्स। अब ये बहुवचन है, लेकिन जो वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे वो सिंगुलर नंबर की आएगी, यानी इज यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस तरह आपका सेंटेंस हो गया ये कि 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग वे टू वॉक। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, 5 रुपीज़, बिल्कुल प्लूरल लग रहा है आपका सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी हम एक वचन की क्रिया का यूज़ करेंगे इज का, यानी 5 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 500 पैसे। और देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, 3 टन्स ऑफ कोल एनफ फॉर मी। तो यहाँ पर 3 टन्स ऑफ कोल, एक वजन यहाँ पर वेट दिखाया गया है, तो भी हम यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तो 3 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर मी। अब देखिए एक और यहाँ पर रूल, यदि सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या देश का नाम हो, यानी चाहे वो देश का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, यानी प्रॉपर नाउन यदि है वो, या किसी पुस्तक का शीर्षक हो, किसी बुक का टाइटल हो, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश का नाम है और ये बिल्कुल प्लूरल में है, यूनाइटेड स्टेट्स ए ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ ए ग्रेट कंट्री। और देखिए अगला क्वेश्चन, अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नाम है, बुक का टाइटल है अरेबियन नाइट्स। अब ये भी प्लूरल में लिखा हुआ है, नाइट्स ए पॉपुलर बुक। तो यहाँ पर भी हम इज का यूज करेंगे, यानी अरेबियन नाइट्स एक पॉपुलर बुक है, एक लोकप्रिय पुस्तक है। 34 देखिए, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वाइडली रेड। तो यहाँ पर भी हम इज यानी एक वचन की क्रिया लगाएंगे, क्योंकि ये एक बुक का टाइटल है, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की लैम्स टेल्स नाम की जो बुक है वो इज वाइडली रेड, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए इसी कड़ी में एक और यहाँ पर रूल है, और यानी यानी खेल कूद में, यानी कि खेलों की बात हो रही हो, दो टीमें आपस में खेल जो खेलती है, जैसे दो देश खेलते हैं, और खेल कूद में देश का जो नाम होता है वो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक देश नहीं होता बल्कि देश की एक टीम खेलती है। अब टीम एक बहुवचन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर हम जो है उस इस कंडीशन में, यानी खेल कूद की बात हो रही हो, दो देश कोई खेल रहे हैं, तो उन देशों की टीम के लिए हम जो है बहुवचन की क्रिया काम में लेते हैं। जैसे इंडिया 1/3 विकेट्स, यानी इंडिया ने कोई मैच जो है 3 विकेट से जीत लिया। तो हम इसको इस तरह नहीं कहेंगे भाई इंडिया हैज़ वन,
तो हैज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हम हैव लगाएंगे, बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। इंडिया हैव वन द यानी इंडिया हैव वन बाई 3 विकेट्स, यानी भारत ने 3 विकेट से मैच जीत लिया। अब देखिए 36, जैसे ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है, तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया हैव वन द मैच। इसी कड़ी में एक और रूल देखिए यहाँ पर, इनसेपरेबल नाउन्स, कुछ नाउन्स इनसेपरेबल होती है, संयुक्त नाउन होती है वो, और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे सीजर्स है, सीजर्स, कैंची, कैंची जिसको कहते हैं सीयर्स, सीयर्स भी कैंची जैसा ही औजार होता है, बड़ा थोड़ा पत्तियों को काटने वाला, घास काटने वाला। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स आप जानते हैं पहनते हैं, लेकिन यानी यदि सीजर्स आ रही है या सीयर्स आ रहा है, ट्राउजर्स आता है, ये क्या पेयर्स में होते हैं, मतलब सीजर में आप देखते हैं कैंची की 2 ब्लेड होती है जो आपस में जुड़ी रहती है, इसी तरह सीयर्स में भी 2 ब्लेड होती है, आपस में जुड़ी रहती है, और ट्राउज़र के अंदर भी 2 जो है लेग होती है और वो आपस में जुड़ी रहती है। लेकिन यदि इनसे पहले ए पेयर ऑफ यदि आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और ये पेयर ऑफ से के अलावा सीधा ही हम सीजर्स की बात करें या सीयर्स की बात करें या ट्राउजर्स की बात करें तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ये एग्जांपल से आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे 37 में देखिए, हिज सीजर्स वेरी शार्प, तो यहाँ पर अकेली सीजर्स की बात हो रही है, पेयर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे आर, यानी हिज सीजर्स आर वेरी शार्प, यानी उसकी जो कैंची है वो बहुत तेज़ है, शार्प है, पेनी है। 38 देखिए, ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पर तो अकेली सीजर थी, अब पेयर ऑफ सीजर्स आ गया, यानी सीजर्स का जो जोड़ा है बीन परचेस्ड, तो यहाँ पर हम हैज क्रिया लगाएंगे जो एक वचन की है, यानी ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन परचेस्ड, यानी सीजर्स का एक जोड़ा खरीद लिया गया है। अब देखिए अगला, योर ट्राउजर्स, अब अकेला ट्राउजर्स ही आया, पेयर नहीं है। वेरी लूज, यानी आपका जो ट्राउजर्स है वो बहुत लूज है, बहुत ढीला है, तो आर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देखिए एक और क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ सीयर्स, तो ए पेयर आ गया सीयर से पहले, तो एक वचन की वर्ब लगने वाली है, तो हैज़ हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ए पेयर ऑफ सीयर्स हैज़ बीन सॉल्ट, यानी सीयर्स का एक जोड़ा बेच दिया गया है। अब देखिए एक और रूल यहाँ पर, यानी वेयर अबाउट के साथ, वेयर अबाउट जब भी आए तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्ब लगाए जा सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों ही वर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर का करते हो वेयर अबाउट के साथ तो भी आपका आंसर करेक्ट है, प्लूरल करते हो तो भी करेक्ट है, लेकिन यदि हम सिंगुलर करते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे 41 देखिए, हिज वेयर अबाउट इज़ स्टिल अननोन, तो इज़ का हम करेंगे, आर का भी कर सकते हैं, इज़ का करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन है, यानी उसकी वेयर अबाउट अभी भी अननोन है, यानी वो कहाँ रहता है, यानी जो उसकी रहने की स्थिति है उसका अभी तक पता नहीं है। अब देखिए अगला एक और नियम यहाँ पर, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशंस के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब ये हाइफेनेटेड एक्सप्रेशंस क्या होती है, जैसे किसी चीज़ के लिए हम वन आफ्टर अनदर या शिप आफ्टर शिप या रो अपॉन रो या आवर आफ्टर आवर, इस तरह मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं को हम हाइफोनेटेड एक्सप्रेशंस कहते हैं, और हाइफोनेटेड एक्सप्रेशंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। एग्जांपल देखिए, शिप आफ्टर शिप, यानी जहाज़ के बाद जहाज़, सेलिंग बाई, तो यहाँ पर इज का हम यूज़ करेंगे, यानी शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई, यानी एक के बाद एक जहाज़ गुजर गुजर रहा है यहाँ से समुद्र में होकर के। अब 43 देखिए, 1 आवर आफ्टर अनदर पास्ट अवे, यानी एक के बाद दूसरा घंटा गुजर गया, तो हैज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि ये हाइफोनेटेड एक्सप्रेशन है, 1 आवर आफ्टर अनदर आवर। एक और यहाँ पर रूल देखिए आप, यदि सब्जेक्ट कोई नाउन इक्विवेलेंट्स हो, यानी वो नाउन की जगह काम कर रहा हो, कोई सब्जेक्ट। अब नाउन इक्विवेलेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई इन्फिनिटिव
नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, कोई जिरंड भी नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लास भी हो सकता है। बिल्कुल आपके लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि नाउन इक्विवेलेंट्स कौन कौन से चीज़ें हो सकती है। तो एक तो इन्फिनिटिव है, जिरंड है, फ्रेज है और क्लास है। ये नाउन की जगह काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यदि कोई नाउन इक्विवेलेंट है, यानी कोई इन्फिनिटिव है या जिरंड है या कोई फ्रेज है या कोई क्लास है, तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे टू वॉक, अब ये इन्फिनिटिव है, नाउन इक्विवेलेंट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है वर्ब के रूप में। तो टू वॉक इज, तो इज यानी एक वचन की क्रिया हम यहाँ पर काम में लेंगे। टू वॉक इज़ हेल्दी, यानी घूमना हेल्दी होता है, यानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। 45 देखिए, वॉकिंग, आईएनजी लग रहा है यहाँ पर, और ए हेल्दी एक्सरसाइज, यहाँ पर ये जीरंड के रूप में काम आ रहा है। तो वॉकिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, यानी घूमना एक स्वास्थ्यवर्धक एक्सरसाइज होती है। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ टू डू इट ए प्रॉब्लम, ये यहाँ पर ये फ्रेज आ गया, हाउ टू डू इट, यानी ये कैसे किया जाए या इसे कैसे करना है। इट्स ए प्रॉब्लम, ये एक समस्या है। तो ये यहाँ पर ये फ्रेज है और फ्रेज के साथ भी हम इज का ही यूज़ करेंगे। ये नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की जगह काम में आ रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है इस सेंटेंस का। अब देखिए 47, दैट इज़ पुअर, ये एक क्लाज है और इसके साथ में हम जो है एक वचन की क्रिया काम में लेंगे, इज। दैट इज़ पुअर इज़ अननोन टू मी, कि वो एक गरीब है ये मैं जानता हूँ। लेकिन लेकिन एक से अधिक क्लाजेज को लेकिन एक से अधिक क्लाजेज को एंड से जोड़ा जाए तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे वेयर सी लिव्स, अब ये एक क्लाज हो गया, एंड से ये कनेक्टिव से जुड़ करके दूसरा क्लाज आ गया। व्हाट सी डच नॉट नॉन टू अस, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर नंबर की वर्ब भी लगाएंगे। यानी वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, एंड व्हाट सी डज, और वो क्या करती है, इज़ नॉट नॉन टू अस, इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है या हम इसके बारे में नहीं जानते। यदि एक और रूल यहाँ पर, एडजेक्टिव, मतलब यदि कोई एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव का ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह हो और बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे ये यहाँ पर रिच, रिच क्या है, एडजेक्टिव है। तो द रिच हैप्पी, तो यहाँ पर ये जो द रिच आया है ये क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर आया है और नाउन की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा है। और ये यहाँ पर बहुत से व्यक्ति और वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे, द रिच आर हैप्पी। इसका मतलब ये है कि एक ही रिच की बात नहीं हो रही, यहाँ पर दुनिया के सारे रिच की बात हो रही है, सारे धनवान लोगों की बात हो रही है कि द रिच आर हैप्पी, यानी दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो सब हैप्पी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द पुअर अनहैप्पी, तो द पुअर आर अनहैप्पी, अब एक ही पुअर की बात नहीं हो रही बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे पुअर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो द पुअर आर अनहैप्पी, यानी जो गरीब हैं वो अनहैप्पी है। द डम्ब नॉट स्पीक, तो यहाँ भी हम बहुवचन की क्रिया डू लगाएंगे, द डम डू नॉट स्पीक, यानी गूंगे जो है बोलते नहीं हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, एक और जो है रूल, मैनी ए या एन तथा मोर देन वन प्लस नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यानी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें मैनी ए आ रहा हो या मोर देन वन के साथ कोई नाउन आ रहा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल से आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे 52 वाला ये क्वेश्चन देखिए, मैनी ए वीमन, अब यहाँ पर ये बहुवचन आ रहा है होने को तो लेकिन मैनी ए वीमन, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है कि मैनी ए आ रहा है। अब जब मैनी ए आ जाता है तो हमेशा क्रिया की आपको पहली मतलब क्रिया जो आपकी आएगी वो सिंगुलर नंबर में आएगी, तो वाज हम यहाँ पर लगाएंगे। यानी मैनी ए वीमन वाज किल्ड, यानी बहुत सारी औरतें जो है मार दी गई थी। अब देखिए 53, मोर देन वन, अब यहाँ पर मोर देन वन के बाद में ये नाउन आ रहा है गर्ल। तो ऐसी स्ट्रक्चर में जब मोर देन वन आए और उसके बाद में कोई नाउन आए
तो भी हम क्रिया जो लगाएंगे वो एक वचन की लगाएंगे, तो वाज यहाँ पर लगाएंगे। मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वाज एब्सेंट यानी अनुपस्थित थी। तो और देखिए एक और रूल यहाँ पर, लेकिन मोर के बाद में प्लूरल नाउन आए और उसके बाद में देन वन आ जाए तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यानी ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोर के बाद में यदि कोई प्लूरल नाउन आ रही है यानी बहुवचन की नाउन आ रही है और उसके बाद में देन वन आ रहा है, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे 54 में देखिए, मोर बुक्स देन वन यानी मोर बुक्स आ गई और मोर के बाद में ये बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, और देन के बाद में वन आ रहा है। लेकिन अब जो क्रिया आएगी वो बहुवचन में आएगी, यानी हैव यहाँ पर हम लगाएंगे। यानी मोर बुक्स देन वन हैव बीन सोल्ड, यानी एक से अधिक पुस्तकें जो है बेच दी गई है। 55 देखिए, मोर गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स भी बहुवचन में है, यानी मोर के बाद में ये जो नाउन आ रहा है वो बहुवचन में है और देन वन आगे लिखा हुआ है। तो मोर गर्ल्स देन वन और बहुवचन की क्रिया इसमें लग जाएगी वर। तो मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट, यानी एक की अपेक्षा अधिक लड़कियां जो है उपस्थित थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो इसको हम जो है यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखते रहें मेरा चैनल। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।